नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओके एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया है और पहले जो आपका बैंक वर्ल्ड था, ठीक है, तो अभी ध्यान रखिएगा, ये बैंक वर्ल्ड जो चैनल था उसका नाम मैंने ओके एग्ज़ाम रख दिया है, ठीक है। वो इसलिए किया है क्योंकि स्पेशली वो बैंक को टारगेट करता था, बट यहाँ पे जो बच्चे देखते हैं, ठीक है, सभी बच्चे देखते हैं, चाहे वो दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हों, तो थोड़ा सा वहाँ पे एज ए कंपेयर करें तो ये नाम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए अभी इसका नाम चेंज कर दिया फ़िलहाल, ठीक है। और आज हम डिस्कस करने वाले, ध्यान रखिएगा, 21 अप्रैल 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है, उन सभी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे बड़ी न्यूज़ देखो ये है कि आप सभी को पता होगा कि पोप फ्रांसिस का निधन हो चुका है, ठीक है। और पोप फ्रांसिस, ध्यान रखिएगा, जो कैथोलिक समुदाय है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कैथोलिक समुदाय और कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च धर्मगुरु होता है, ठीक है, ठीक है। जो कैथोलिक होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसे ईसाई कह सकते हो आप, ठीक है। और इनकी जो चर्च, ध्यान रखिएगा, वेटिकन सिटी में है और यहाँ के एक तरीके से इनको यहाँ का राष्ट्र अध्यक्ष का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। तो पोप फ्रांसिस का निधन हो चुका है और ये जो कि सबसे बड़े धर्मगुरु में से एक होते हैं, ध्यान रखिएगा, ईसाइयों के, ठीक है। तो इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर, ध्यान रखिएगा, उनको श्रद्धांजलि भी दी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल गया थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो निकल गया है इसके बारे में अगर हम बात करें तो फिलहाल इनकी जो एज थी, ध्यान रखिएगा, पोप फ्रांसिस की, ये 88 साल थी। ये 88 साल के थे और इनको काफ़ी समय से, ध्यान रखिएगा, लंग्स की बीमारी थी, ठीक है, फेफड़े से संबंधित समस्या थी और बीमार चल रहे थे काफ़ी समय तक, ठीक है। और इसी कारण से इनकी जो है डेथ हो चुकी है। तो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, जैसे वेटिकन सिटी में, ध्यान रखिएगा, जो कैथोलिक चर्च है, ध्यान रखिएगा, वहाँ के सर्वोच्च धर्मगुरु, ठीक है, और दुनिया भर के कैथोलिक ईसाइयों का सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता भी इन्हें कहते हैं, ठीक है, और सबसे बड़ा धर्मगुरु भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हें पोप के रूप में जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। और अब नए पोप का चुनाव होना है, तो जब भी होगा इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। हिंदी में वही चीज़ है, जो लोग हिंदी में देखना चाहें तो अब देखो, यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंटेंट को आपको डेली दूँ और हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रदान करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि किसी को यहाँ पे ऐसा ना हो कि समझने में दिक्कत ना हो। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सिविल सर्विस डे। तो सिविल सर्विस डे जो, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मनाया गया है, ये क्वेश्चन निकल के आता है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, ठीक है, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मोदी जी ने, ध्यान रखिएगा, सिविल सर्वेंट से मुलाकात की और यहाँ पे उनके साथ जो है वार्तालाप करी है, ठीक है। तो सिविल सर्विस डे अगर हम बात करें तो ये पहली बार इसका जो आयोजन यह हुआ था, ध्यान रखिएगा, 2006 में इसका आयोजन किया गया था। इसका जो आयोजन था, ध्यान रखिएगा, 2006 में किया गया था पहली बार, ठीक है। पहली बार इसका जो आयोजन किया गया था 2006 में, ये नोट कर लेंगे। और अभी इसका जो आयोजन होता है, ध्यान रखिएगा, इसका जो मतलब सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली, ध्यान रखिएगा, कि इसका आपसे थीम पूछेगा, ठीक है। जैसे दिवस तो पूछता ही है, उसके साथ में उसकी थीम भी पूछ लेता है। तो अगर यहाँ पे बात करें कि सिविल सर्विस डे तो जो मनाया गया, ध्यान रखिएगा, इसका जो थीम है क्या है, तो इसका जो थीम है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका अर्थ होता है भारत का समग्र विकास, ठीक है, भारत का समग्र विकास, ध्यान रखिएगा, इसका थीम है। तो जैसे अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है, भारत में जिन यूपीएससी एग्ज़ाम जो कराती, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यूपीएससी के द्वारा जो चुने जाते हैं, जो कि भारत का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका थीम आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मनोहर लाल जट, ठीक है, सॉरी, डॉक्टर मंगी लाल जट। डॉक्टर मंगी लाल जट टेक्स चार्ज एज ए सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। और ICAR
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो ये इसके हेड बनाए गए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मंगी लाल जट। इनका नाम है डॉक्टर मंगी लाल जट एज ए सेक्रेटरी, ठीक है, यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लेता, ICAR का एग्जाम में क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम बात करें इसके बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी करें, ध्यान रखिएगा, जिसकी स्थापना अगर हुई थी, ध्यान रखिएगा 1929 में, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। एंड द एपेक्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, ध्यान रखिएगा, गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के से संबंधित अगर बात करें, इसके एजुकेशन और रिसर्च से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है, ध्यान रखिएगा, ICAR, ठीक है, सबसे बड़ी संस्था है ये। और यहाँ पे अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछे तो ध्यान रखिएगा, जो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसके हेड अपॉइंट किए गए, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो आगे अगर हम बात करें, जो ICAR, ध्यान रखिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति और लाइव स्टॉक डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा वर्क करता है, रिसर्च करता है, ठीक है। और अगर इसके बारे में बात करें तो इसका जो नेटवर्क है 100+, ठीक है, 100+ ICAR इंस्टीट्यूट एंड 70+ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, ये सब इससे कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज टेम्प्रोरी टैरिफ टू कर्ब चीप स्टील इंपोर्ट्स। देखो, एक जैसे आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप, ध्यान रखिएगा, जब से राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, तो इन्होंने एक तरीके से इसको एक हथियार बना लिया है, ठीक है। अमेरिका ने क्या किया है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जा रही थी और कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार को काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डिफिसिट हो रहा था। ट्रेड डिफिसिट जो हो रहा था, ध्यान रखिएगा, जो ट्रेड डिफिसिट हो रहा था, ट्रेड डिफिसिट का मतलब क्या है कि अगर अमेरिका की जो कंपनियां हैं जो माल उत्पादित कर रही थी, अमेरिका की कंपनी का माल नहीं बिक रहा था, जबकि वही चाइना की वस्तु जाके अमेरिका में बिक रही थी, ठीक है। और चाइना, ध्यान रखिएगा, उसको ज़्यादा कीमत पर बेच रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि अमेरिका ने क्या किया कि जो भी देश उसके देश में जाके वस्तु बेचेंगे उस पर वो टैक्स लगाएगा, और उस टैक्स लगाने से, ध्यान रखिएगा, उस वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ जाती है। जब उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है, जो लोकल प्रोड्यूसर हैं, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के जो प्रोड्यूसर हैं, उनकी वस्तु ज़्यादा बिकने लगेगी। तो इन्होंने एक तरीका निकाला, ध्यान रखिएगा, टैरिफ का, ठीक है। तो 2 तारीख को इन्होंने वो जो अनाउंसमेंट किया था, ध्यान रखिएगा, उसके बाद इन्होंने कहा कि 9 अप्रैल से हम इसको लागू करने जा रहे हैं, ठीक है। और फिर बाद में, ध्यान रखिएगा, चाइना और अमेरिका में मतलब एक ज़्यादा दोनों में प्रतिद्वंदिता देखने को मिली। चाइना पर फाइनली उन्होंने बढ़ा के फिर 245% टैक्स कर दिया, फिर चाइना ने भी यहाँ पे बढ़ा दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोनों देशों में ये जो प्रतिद्वंदिता है, ये बार बार देखने को मिल रही थी, बढ़ाते जा रहे थे। फिर चाइना का उधर, ध्यान रखिएगा, एक जवाब आता है कि ये एक तरीके से मतलब बेहुदा हरकत है और चाइना बढ़ाने नहीं जा रहा है, ठीक है। उधर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ध्यान रखिएगा, अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है, विदेशी कंपनियां आ रही हैं यहाँ पे बेच रही हैं। जैसे एक एग्जांपल आपका दे, बीच में विवाद हुआ था, हार्ले डेविडसन जो बाइक है, ध्यान रखिएगा, वो भारत में उस पर भारत ने टैरिफ बढ़ा दिया था, वो महंगी बिक रही थी। तो उसकी जब बिक्री में गिरावट आई तो अमेरिका ने ये बात भी उठाई थी, तो भारत ने ये आश्वासन भी दिया था कि ठीक है, हम उस पर जो टैरिफ है घटाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये चाइना और अमेरिका के बीच में काफ़ी समय से तनातनी चल रही है। और जैसे भारत की बात करें तो भारत इसके साथ अगर बात करें तो अमेरिका के सामने भारत ने अपनी जो बात रखी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट भारत करता है, ध्यान रखिएगा, भारत के दूसरे देशों के कंपेरिजन में अपने दूसरे हित हैं, ठीक है। तो फिलहाल भारत और जो दूसरे कंट्री हैं उनके द्वारा कुछ बातें यहाँ पे जो की गई, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन आ सकता है, अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, दबाव पड़ रहा था उनके देश में खुद ही, ठीक है, वहाँ के लोग खुद ही इनके ऊपर दबाव बन, तो इन्होंने क्या किया कि कुछ समय के लिए इसको टाल दिया है और समय दिया है कि आप लोग इस पर डिसीजन लें, ठीक है। तो टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
जो इम्पोर्ट पर लगता है। इम्पोर्ट का मतलब जैसे अमेरिका में जो चीज़ें जा रही होंगी तो वो अमेरिका के लिए इम्पोर्ट होगा, तो इम्पोर्ट पर वो लगा रहा है, कौन लगा रहा है? अमेरिका लगा रहा है, ठीक है। एक तरीके का ये टैक्स होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो इंडिया और चाइना की बात हो रही है इसको अब ध्यान दो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया ने क्या किया है कि टेम्प्रोरी मतलब थोड़े समय के लिए लगाया है ऑन स्टील टू काउंटर चीप चाइनीज़ इंपोर्ट, ताकि जो चाइनीज़ इंपोर्ट है उस पर कमी आए। अब उसका रीज़न क्या है? अब पूछोगे सर ऐसा क्यों कर रहा है? तो ये जो यहाँ पे देखिए 12% है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें दुनिया में जो स्टील के प्रोड्यूसर हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना स्टील का प्रोड्यूसर है, लेकिन भारत, ध्यान रखिएगा, भारत इस समय सेकंड स्थान पर। और आपने न्यूज़ में सुना होगा उसने कम्पीट किया था, भारत ने किसको? जापान को कम्पीट किया था, ठीक है। कुछ समय पहले ये न्यूज़ में था और ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे शामिल किया है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अब जब उत्पादन भारत में कर रहा सेकंड स्थान पर है, तो फिर उससे जो है हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। फिलहाल भारत की ज़रूरत ज़्यादा है अगर हम बात करें, ठीक है। तो भारत ने थोड़ा सा अपने देश में जो उत्पादन हो रहा है उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ करने के लिए थोड़े समय के लिए किया। अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में अगर इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे तो इसको हटा देगा। तो टेम्प्रोरी किया है, थोड़े समय के लिए इसको किया है, ठीक है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील का प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है। और भारत का स्थान ध्यान रखिएगा सेकंड स्थान पर है। और दुनिया भर के जो स्टील का प्रोडक्शन होता है ध्यान रखिएगा, उसका 50% ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल आउटपुट, एंड इंडिया इज द सेकंड। तो ये जो लगभग 50% तक जो उत्पादन होता है चाइना और इंडिया ही मिलके करते हैं, ठीक है, इस समय। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टैरिफ क्या है? ये टैरिफ यहाँ पे हमने बता दिया है। टैरिफ इज अ टैक्स इम्पोज बाई अ कंट्री ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन जितने हम बता रहे हैं आए हुए हैं, और आखिरी तक बने रहिएगा, ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। टैरिफ बता दिया और ये इसका हिंदी में देख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एलजी और सैमसंग के बीच में एक मनमुटाव सामने देखने को मिला है अगेंस्ट इंडियाज़ ई वेस्ट पॉलिसी प्राइसिंग पॉलिसी के अंतर्गत, ठीक है। हुआ क्या है कि जो साउथ कोरियन टेक्निकल कंपनी, ध्यान रखिएगा, टेक कंपनी है एलजी एंड सैमसंग, ठीक है, हैव जॉइंड अ लीगल चैलेंज अगेंस्ट इंडियाज़ न्यूली इंट्रोड्यूस ई वेस्ट प्राइस पॉलिसी, ठीक है। इन दोनों को एक चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत ने जो ई वेस्ट पॉलिसी है उसमें, ध्यान रखिएगा, चेंज किया है, ठीक है। एंड अर्जिंग दैट द कॉस्ट बर्डन इज़ टू हाई फॉर प्रोडक्ट्स। और ये कह रहे हैं कि जो मतलब कॉस्ट आ रही है, ध्यान रखिएगा, वो हाई आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें की गई इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, भारत हर साल भारी मात्रा में ई वेस्ट उत्पन्न करता है, ठीक है। और ई वेस्ट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो भारत के सामने एक समस्या भी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। उसको किस तरीके से कम किया है? तो ई वेस्ट मूल्य निर्धारण पॉलिसी भारत ले आया, ध्यान रखिएगा। और अभी क्या है कि एलजी और सैमसंग ने भारत की जो ये पॉलिसी है, ध्यान रखिएगा, इसमें कानूनी रूप से, ध्यान रखिएगा, हिस्सा लिया है। और ये कह रहे हैं कि ये जो नीति है, ध्यान रखिएगा, उत्पादन पर अत्यधिक बोझ डाल रही है, ठीक है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत ई वेस्ट उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अब पहले स्थान पर ई वेस्ट आपका चीन है, उसके बाद अमेरिका है, ठीक है। ई वेस्ट का मतलब, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, ठीक है। अब ई वेस्ट में जो, ध्यान रखिएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं, उसे ई वेस्ट के रूप में ही जाना जाता है, ठीक है। तो भारत सरकार ने हाल ही में, ध्यान रखिएगा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर को सख्त बना दिया है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। जिससे कंपनियों को, ध्यान रखिएगा, जिम्मेदारी में रिसाइकलिंग करनी पड़े, मतलब जिम्मेदारी से रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी। और इसका रीज़न क्या है भाई? देख रहे होंगे आप, ये एक तरीके से इसका जो पॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब एक तरीके से कचरा ही होता है। तो भाई जाहिर सी बात है, इसको नियंत्रित भी करना है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत हर साल भारी मात्रा में ई वेस्ट उत्पन्न खुद ही कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नई नीति के तहत जो ये जो बड़ी कंपनियाँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है,
इनको एक निश्चित प्रतिशत ई वेस्ट रिसाइकिल करना अनिवार्य कर दिया गया, नहीं तो इन्हें क्या होगा, जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, भारत ने एक नई पॉलिसी जो लाई है उसमें कहा है कि जो आपका ई वेस्ट होगा उसको रिसाइकिल करिए, अदरवाइज जुर्माना दीजिए भाई। और एलजी और सैमसंग का कहना है कि ये नियम जो है वो अनुचित है। ठीक है, तो ये नई बात है जो निकल के आई है, इसको हिंदी में थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ग्रोथ की यहाँ पे बात की गई, ध्यान रखिएगा। जो मार्च 2025 की 3.8%। ठीक है, कितना है ये, ध्यान दीजिएगा, 3.8%। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है मार्च में 3.8% बताई गई। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पोस्टेड 3.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन मार्च 2025, इंडिकेटिंग मॉडरेट रिकवरी इन कोर इंडस्ट्री। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज़ कोर इंडस्ट्री। ठीक है, कोर इंडस्ट्री में क्या क्या आता है ये आपका ध्यान रखिएगा, और किस सेक्टर के अंतर्गत, अगर आपसे ध्यान दीजिएगा, आपकी जो जीडीपी होती है। ठीक है, देखो मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ बताता जाऊँगा, और उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगा जो एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, आपकी जो जीडीपी होती है, ध्यान रखिएगा, उसका एक पार्ट होता है एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री होता है, तीसरा सर्विस सेक्टर। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, जितने जल्दी से आप सब्सक्राइबर यहाँ पे बढ़ेंगे उतनी जल्दी मैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, आपसे फेस टू फेस यहाँ पे कुछ दिनों बाद हो सकता है हम लोग यहाँ पे पढ़ें। अभी फ़िलहाल मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखो जो जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जो होती है, यानी कि किसी भी देश में जो वस्तु और सेवा होती है, ठीक है, उसका जो उत्पादन और उसकी मनी वैल्यू होती है, उसको जीडीपी कहा जाता है। जैसे एग्रीकल्चर ले लो, एग्रीकल्चर में कृषि होती है, इंडस्ट्री में इंडस्ट्री होती है कि नहीं होती है, इंडस्ट्री में बहुत सारी कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, ठीक है, टेलीफोन, ये सब आ जाएगा। और वहीं सर्विस सेक्टर की बात करें, यानी कि सर्विस सेक्टर में आपका जैसे टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, ये सर्विस सेक्टर में आता है। ठीक है, टेलीकॉम सर्विसेज जो हो गया आपका। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सब सर्विस सेक्टर में आ जाता है। ठीक है, तो कोर इंडस्ट्री जो होती है वो आपका द्वितीयक सेक्टर, अगर आपसे पूछे किस सेक्टर का हिस्सा है, तो कोर इंडस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, इंडस्ट्री को सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, और सर्विस सेक्टर को टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। तो अगर आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ ले कि कोर इंडस्ट्री किस सेक्टर में आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप कंफ्यूज मत होना, हमेशा ध्यान रखना कि कोर इंडस्ट्री जो होती है वो सर्विस सेक्टर में आती है। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कोर इंडस्ट्री में क्या क्या आता है। कोर इंडस्ट्री में आता है कोल, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट एंड स्टील। ठीक है, अच्छा मान लो थोड़ी देर के लिए हम आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दें। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दूँ आपको कि विच ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ कोर इंडस्ट्री। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आपके ऑप्शन में दे दिया, मान लो सीमेंट लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लिखा है बैंकिंग लिखा है। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दे दिया एग्रीकल्चर दे दिया। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे फिशरीज दे दिया ऐसे। ठीक है, तो देखो कोर इंडस्ट्री में अब बहुत लोग यहाँ पे बैंक टिक कर सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे अगर कोल दिया है तो कोल को टिक कर सकते हो, कोल की जगह कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट एंड स्टील भी हो सकता है। ठीक है, तो कोर इंडस्ट्री की पहचान करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फिर आप कहोगे कि ये तो पढ़ा ही नहीं था, कहाँ से ऐसे पूछ लिया क्वेश्चन। तो कोर इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, कॉपी पेन लेके इसको नोट कर लेना। ठीक है, और किसी दिन अगर हम पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम जब हम पढ़ाएंगे आपको, राष्ट्रीय आय जब पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम सारा एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे। ठीक है, एंड दिस ग्रोथ रेट इज़ द की इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फ्यूचर इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। ठीक है, देखो कोर इंडस्ट्री का जब डेवलपमेंट होगा, जाहिर सी बात है जो फ्यूचर इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस है वो किसी भी देश का बढ़ेगा। तो अगर अभी लेटेस्ट बात करें, लेटेस्ट डेटा की बात करें, तो कोर इंडस्ट्री सेक्टर इज़ इंक्रीजिंग या सीम्स टू ग्रोथ लाइक 3.8% इन मार्च 2025। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। आगे अगर हम बात करें, ध्यान लिखिएगा, इसी में आठ मेजर इंडस्ट्रीज आती हैं। ध्यान रखिएगा, अब ये क्वेश्चन और निकल के आता है कि कोर इंडस्ट्री में कितनी मेजर इंडस्ट्रीज आती हैं। देयर आर 8 मेजर इंडस्ट्रीज आर इन कोर सेक्टर या कोर इंडस्ट्री, लाइक कोल। इसको थोड़ा जूम कर दें हम, देखो
कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। And the 3.8% reflects improvement in electricity and cement output, and despite sluggish performance in the crude oil and fertilizer, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपसे एक तो ग्रोथ पूछ सकता है, दूसरा कोर इंडस्ट्री में कितने मेजर इंडस्ट्रीज आती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड किसका हिस्सा है ये, तो इंडस्ट्री मतलब सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। 8 यहाँ पे मेजर इंडस्ट्रीज आती हैं, इसको रट्टा मार लेना, कॉपी में टिक कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना बहुत बता दिया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया टू रिलीज मंथली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा फ्रॉम May 15, 2025। चलो इसको भी जल्दी से 2 स्टार दे लो, ठीक हो। 2 स्टार का क्वेश्चन है, आने वाले एग्ज़ाम में आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत अब क्या करेगा, ध्यान रखिएगा, मई 15 से अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है, बेरोजगारी का जो आंकड़ा, ध्यान रखिएगा, उसको मंथली जारी करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बात निकल के आ रही है, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो भारत सरकार ने कहा है कि 15 मई से हर महीने बेरोजगारी के आंकड़े जारी करेगी, और पहली बार भारत में हर महीने बेरोजगारी के आंकड़े जारी होने जा रहे हैं, ठीक है। तो भारत सरकार ने यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो ये कदम उठाया है बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इससे भारत की एक तो आबादी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसकी वास्तविक स्थिति को जानने में ध्यान रखिएगा, भारत को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब वास्तविक स्थिति पता चलेगी तो सरकार जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, ठीक है, रोजगार पॉलिसी को बनाने में सरकार को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, ये आंकड़े कौन जारी करता है, ध्यान रखिएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जिसे कहते हो, ठीक है, ये आंकड़े जारी करता है। अब यहाँ पे कुछ आंकड़े जो हैं इसको जरूर देख लो, ठीक है। जैसे शहरी बेरोजगारी के आंकड़े हर 3 महीने में, ठीक है। ग्रामीण और शहरी दोनों के आंकड़े हर साल में केवल एक बार साझा करती थी, ठीक है। अगर हम बात करें अभी तक सर्कार, मतलब शहरी बेरोजगारी हर 3 महीने में आती थी, ग्रामीण और शहरी दोनों के आंकड़े साल में केवल एक बार साझा करती थी। अब आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि 2024 में 15+ आयु वर्ग की जो बेरोजगारी दर थी 4.9% थी, और 2023 में 5% थी, ठीक है। अब अभी अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी जो केंद्र के अनुसार, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2024 में बेरोजगारी दर 10.08%, जो सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक है, ठीक है। तो अभी अब क्या होगा कि बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं, ध्यान रखिएगा, वो हर महीने जारी किए जाएंगे मई में, और मई से पहले के 3 महीने के आंकड़े वो 3 महीने के एक साथ जारी किए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पोप फ्रांसिस वाला हम बता चुके हैं, ठीक है, इनके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है। बजाज फिनसर्व AMC लॉन्चेस 2 न्यू पैसिव इंडेक्स फंड, ठीक है। तो बजाज फिनसर्व जो कि AMC एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाता, कभी क्या क्वेश्चन आया हुआ, मैं बैंकिंग सेक्टर में और बैंकिंग SSC रेलवे में मैंने ध्यान रखिएगा 7-8 साल से ज़्यादा क्लासेस ली है, ठीक है। 7-8 साल से ज़्यादा हो गया मुझे इस सेक्टर में जुड़े हुए, ठीक है। वो बात अलग है कि ऑनलाइन प्रॉपरली कभी मैंने क्लास नहीं लिया, लेकिन अगर क्लास की बात करें तो 8-10 से ज़्यादा शहरों में और यूपी बिहार के अलग अलग सेंटर पर मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब बच्चे कितने हैं, अब ये आप खुद समझ सकते हो, एक दिन में 7-8 क्लास, उसके बाद 8-10 शहरों में 7-8 साल तक पढ़ाना, तो कितने बच्चे मैंने पढ़ाया होगा, ठीक है। तो मुझे याद है कि AMC जो है कई बार क्वेश्चन बैंक के एग्ज़ाम में पूछा गया है, और दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें AMC क्या होती थी, ठीक है। एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती थी, यानी कि दैट मैनेज एंड इन्वेस्ट फंड कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स एंड इन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टॉक, बॉन्ड एंड म्यूचुअल फंड। तो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, ध्यान रखिएगा, एक ऐसी कंपनी होती है जो फंड को, जो फंड कलेक्ट करती है उसको वेरियस इंस्ट्रूमेंट या कह सकते हो अलग अलग जगह निवेश करती है, और कोशिश ये करती है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी उस फंड को सही जगह निवेश करे ताकि ज़्यादा इनपुट मिले, ठीक है।
अब फिर एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है कि कलेक्टेड फंड को इन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे दो यहाँ बात हो रही जो ध्यान रखिए, एक तो बजाज फिनसर्व एएमसी निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की बात हो रही, ठीक है, ये दो फंड के नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अब बजाज फिनसर्व ध्यान रखिएगा, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी हैज़ लॉन्च 2 न्यू पैसिव फंड, दो फंड लॉन्च किया है इसने, एक तो बजाज फिनसर्व निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और दूसरा बजाज फिनसर्व निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ठीक है, दो फंड इसने लॉन्च किया है। तो जितने भी बैंक एग्जाम में ध्यान रखिएगा आने वाले, ठीक है, इसको रट्टा मार लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वहीं पे अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। बोथ आर ओपन एंडेड इंडेक्स फंड। अब देखो यहाँ पे जब बात उठी है तो बता ही दूँ मैं आपको, फंड की बात हो रही है, यहाँ पे आ गया ओपन एंडेड, ठीक है, ओपन एंडेड फंड की बात हो रही है। और दूसरा यहाँ पे एक फंड होता है आपका क्लोज एंडेड फंड, ठीक है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, ठीक है, ये क्लास में मैं पढ़ाता भी था, इसको ध्यान रखिएगा। ओपन एंडेड फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें इन्वेस्टर मतलब कभी भी निकाल सकता है पैसा, ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म फंड होता है, इन्वेस्टर कभी पैसा यहाँ से एक तरीके से बिना प्रतिबंध के खरीद और बेच सकता है, ठीक है। लेकिन जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक निश्चित अवधि के बाद ही पैसा इसमें निकाल सकते हो, अदरवाइज वो लॉक हो जाता है आफ्टर उस पे एक निश्चित पीरियड, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, पैसा उसमें जो निवेश होगा वो लॉन्ग टर्म बाद ही विड्रॉल होता है, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। अगर सिक्योरिटी पर्पज से देखें, ठीक है, तो इसमें जो क्लोज्ड एंडेड होता है, ध्यान रखिएगा, उसमें रिस्क कम होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन और पूछता है हेज फंड, ठीक है, हेजिंग, ये क्वेश्चन आया हुआ है बैंक की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेजिंग, हेजिंग मीन्स क्या होता है। देखो जो हेजिंग होता है वो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के साथ लागू होता है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे अगर हम बात करें कि जहाँ पे रिस्क कम होता है वहाँ पे हेजिंग वर्ड यूज़ किया जाता है। तो हेजिंग का मतलब होता है टू रिड्यूस द रिस्क, ठीक है। एंड रिड्यूस द रिस्क कैसे होता है, जो गवर्नमेंट जो पैसा होता है, ध्यान रखिएगा, जो सिक्योरिटीज़ होती हैं लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, उसमें जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हेजिंग बोला जाता है। एक बार फिर से हम बता दें, कई बार यहाँ पे पूछा है, हेजिंग मीन्स टू रिड्यूस द रिस्क। जब इन्वेस्टर के पैसे को, ध्यान रखिएगा, लो रिस्क वाले सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, उसी को हेजिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, कोई लल्लू पंजू का काम होता नहीं, ये बहुत ही माइंडेड लोग या जो एएमसी होती है, यानी कि एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी जो होती है, वो यही काम करती हैं, ठीक है। और यहाँ बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं उनके पास बहुत बहुत पढ़े लिखे काबिल लोग होते हैं, ठीक है, जो सलाह देते हैं, जो निगरानी रखते हैं, ठीक है, कि किस फंड में कब निवेश करना चाहिए, किस प्रकार से। तो यहाँ पे क्लोज्ड एंड ओपन एंडेड फंड मैंने दोनों ही आपको बता दिया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लोज एंड ओपन याद रखिएगा, ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर दिया है। ये जो भी चीज़ें हैं ये यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया नीड्स टू क्रिएट 8 मिलियन जॉब्स एनुअली टू अचीव विजन 247। देखो इस ईयर को अपने दिमाग में बैठा लो, व्हाट इज़ विजन 2047। विजन 2047 मतलब मोदी जी का, ध्यान रखिएगा, एक विज़न है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक। तो सरकार के अलग अलग पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, जिसको सरकार तय कर रही है किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को एक विकसित अर्थव्यवस्था 2047 तक बनाए। देखो भारत चाइना से आबादी के मामले में आगे निकल चुका है अभी, ठीक है। अब हमारा जो टारगेट है, ध्यान रखिएगा, अपने देश की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने पर केंद्रित है। एंड यहीं पे बात हो रही है कि इंडिया मस्ट क्रिएट 8 मिलियन जॉब्स पर ईयर फॉर नेक्स्ट डिकेड। अब देखो दोनों क्वेश्चन को रिलेट करो, एक तो बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता, अभी मैंने बताया, कब से मंथली जारी किया जाएगा ये भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विजन 2047 की बात हो रही है। अब क्वेश्चन को अगर लिंक करके चलोगे तो बहुत आसानी होती है समझने में, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं जो लेटेस्ट में चर्चा का विषय और महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, इंडिया नीड्स टू जनरेट एटलीस्ट 8 मिलियन जॉब्स पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 ईयर्स टू अचीव द गोल ऑफ बिकमिंग डेवलप्ड कंट्री बाई 2047, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। यहाँ पे जो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ध्यान रखिएगा, अनंत नागेश्वरन ने इसके बारे में जानकारी दी है। एंड इन्होंने कहा है कि रेज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी टू
ड्राइव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। देखो, इन्होंने कहा है कि जो हमारी जीडीपी, देखो जीडीपी वर्ड फिर से है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक देश की डोमेस्टिक रीजन, घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवा के कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। तो जीडीपी का हिस्सा है मैन्युफैक्चरिंग। इन्होंने कहा है कि ये तब पूरा हो पाएगा जब हम मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी में बढ़ाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जीडीपी में इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो हमारी जो जीडीपी है बेटा, ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप लोग सब्सक्राइबर और रीच मेरे चैनल की बढ़ाओगे, ठीक है, तब मैं प्रॉपर लिख के आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। हमारी जीडीपी में जो सेक्टर, देखो अगर सेक्टर वाइज बात करें, ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर सर्विस सेक्टर है, ठीक है, और सर्विस सेक्टर का जीडीपी में सबसे ज़्यादा रोल है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री और उसके बाद आपका आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो एग्रीकल्चर धीरे धीरे कमी आ रही, ठीक है। एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री पर बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री बढ़ने से एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज है वो घटेगा। सबसे ज़्यादा वृद्धि सर्विस सेक्टर में हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जो रोज़गार की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे इन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जीडीपी में बढ़ाना होगा, तभी ये जाके पूरा हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान रखिएगा, दो टाइप के लेबर होते हैं, एक तो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। तो अनस्किल्ड जो लेबर होते हैं, जाहिर सी बात है उनको भी तो रोज़गार देना जरूरी होगा। स्किल्ड लेबर जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, उनको तो रोज़गार मिल जाता है, लेकिन जो हमारे देश में अनस्किल्ड पॉपुलेशन है उसको रोज़गार कैसे देंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाहिर सी बात है यहाँ पे इनको जोड़ दिया जाएगा जब, तो अपने आप जो जॉब का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो विजन भारत का जो 2047 का है, इसमें ध्यान रखिएगा, भारत ने एक अपना जो रखा हुआ है उद्देश्य, ये निर्धारित करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए। एंड विजन टू 2047 इंडिया ने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो टारगेट बनाया हुआ है, ये जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि 2047 में भारत जब विकसित राष्ट्र बनेगा तो भारत कौन सा आज़ादी का महोत्सव बनाएगा, तो 100 साल पूरे होंगे भारत के आज़ादी के, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ये हमने बता दिया आपको, ये आप देख लेंगे। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग पर विशेष ध्यान देना होगा नौकरी का सृजन करने के लिए, ठीक है। ये हिंदी में दिया है, इसको आप देख लेंगे, ये मैंने बता ही दिया है। अब आते हैं टाटा मोटर और टाटा पावर पार्टनर फॉर विंड सोलर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। देखो टाटा कंपनी जो है, दोनों टाटा पावर और टाटा मोटर ने हाथ मिलाया हुआ है विंड सोलर हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, आइए। इसमें अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने मिलकर हाइब्रिड परियोजना विकसित करने का समझौता किया है, और टाटा मोटर और टाटा पावर ने 131 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना विकसित करने का निर्णय लिया है। और इस परियोजना में 300 मिलियन यूनिट इस स्वच्छ बिजली सालाना उत्पन्न होगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान देगी, ठीक है। और दोनों कंपनियों ने एक पावर परचेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी किया है। तो मेन पॉइंट जो निकल के आता है, ध्यान रखिएगा, 300 मिलियन यूनिट स्वच्छ बिजली उत्पादित होगी। उसके बाद 131 मेगावाट हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को यहाँ पे विकसित किया जाएगा। दोनों कंपनियों ने पावर परचेज एग्रीमेंट पर साइन किया है, और यह परियोजना अस्थायी ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन में कमी की ओर एक बड़ा लक्ष्य है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए, आई इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA का फाउंडर मेंबर इंडिया और फ्रांस था, ध्यान रखिएगा, भारत और फ्रांस ने मिलकर ISA का गठन किया था। अगर हम बात करें नवंबर 2015 में, और इसका कई बार हेडक्वार्टर पूछ लेता है ISA का, ठीक है। ISA का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कमेंट करके आप बताइएगा ISA का लेटेस्ट मेंबर कौन बना हुआ है, ठीक है, इसको कमेंट करिएगा आप लोग। चलो अब अगला क्वेश्चन आते हैं RBI किससे संबंधित। RBI इशू रिवाइज नॉर्म्स फॉर माइनर बैंक अकाउंट। यहाँ पे माइनर के लिए जो बैंक अकाउंट होता है उसके लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, और इसमें एक डेट है, इसको ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइनर के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, RBI ने अभी तक क्या होता था कि जो माइनर बच्चे होते, ठीक है, जो माइनर बच्चे होते थे उनका जो खाता हो, ध्यान रखिएगा, उनके पेरेंट्स खोलते थे, और वही निगरानी रखते थे। जब बच्चा 18 साल से अधिक हो जाता था, 18 साल और उससे अधिक, तो अपने खाते का संचालन स्वयं करने लगता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नई गाइडलाइन जो जारी की है, RBI ने नाबालिगों के बैंक खातों के लिए एक नई नियमावली जारी कर दी है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नाबालिगों के खातों के संचालन और खाता खोलने और संचालन के लिए दिशा निर्देश जो जारी किया है, ये 21 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो जाएगा। मतलब अब नाबालिग किसी भी उम्र में अपने आप प्राकृतिक या कानूनी संरक्षक के माध्यम से बचत और अवधि जमा खाता खोल सकते हैं, ठीक है।
और माँ को भी संरक्षक के रूप में अनुमति दी जा सकती है। अब क्या होगा इसमें, माँ को भी संरक्षक नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। बैंकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि खाता हमेशा क्रेडिट बैलेंस में रहे और कभी भी ओवरड्रॉन ना हो, ठीक है। मतलब खाते में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए और कभी ज़्यादा, जैसे होता है कि माइनस में ना जाए खाता, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें और जोड़ दी गई हैं, इसके मुख्य बिंदु। किसी भी उम्र के नाबालिग बच्चे अपने संरक्षक के माध्यम से खाता खोल सकते हैं, मेन पॉइंट है। खाते को हमेशा क्रेडिट बैलेंस में रखना होगा और ओवरड्रॉन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तीसरा पॉइंट, बैंकों को खाता खोलने और संचालन के लिए ग्राहक की उचित जांच करनी होगी, ठीक है। जब नाबालिग वयस्क हो जाए तो नए ऑपरेटिंग निर्देश पर सिग्नेचर संग्रहित किए जाए। मतलब जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उससे सिग्नेचर लिया जाएगा, ठीक है। सिग्नेचर उससे करवाया जाएगा, ठीक है। बैंकों को इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का अधिकार है बच्चों को, बशर्ते वह उनकी जोखिम प्रबंधन नीति और उत्पाद उपयुक्तता से मेल खाता हो। मतलब अब जो यहाँ पे बच्चा होगा, ध्यान रखिएगा, नाबालिग होगा, उसको इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड जैसी अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है। तो ये सब जो नियम है, ध्यान रखिएगा, 21 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। 21 अप्रैल 2025 से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी तक क्या था, माइनर अपने खाते को सिग्नेचर करना अगर जानता था तो ऑपरेट कर सकता था, ठीक है। इसके लिए 10 साल एज थी। 10 साल तक का बच्चा जो था वो अपने खाते को ऑपरेट कर सकता था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। RBI मैंडेट्स 2.5 एडिशनल रन ऑफ फैक्टर फॉर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते, ध्यान रखिएगा। RBI ने इंटरनेट और मोबाइल बैंक से जुड़े रिटेल डिपॉजिट पर 2.5 अतिरिक्त रन ऑफ फैक्टर लागू कर दिया है, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग और रिटेल जितने भी रिटेल डिपॉजिट्स होते हैं उनके लिए ये लागू किया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। देखो यहाँ पे जो नया नियम आया, इसमें कहा गया है कि RBI ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से जुड़े जितने भी रिटेल डिपॉजिट्स होते हैं उस पर 2.5% का अतिरिक्त रन ऑफ फैक्टर लागू कर दिया है, ठीक है। अब इसके मेन पॉइंट क्या हैं, इसको देख लेते हैं। और ये जो नियम है, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। अभी इसमें समय भी है लागू होने में। RBI ने यहाँ पे क्या किया है, देखिए कि LCR के नियमों में बदलाव कर दिया, ठीक है। ये LCR क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि LCR के अंतर्गत जो डिपॉजिट बफर होता है, ध्यान रखिएगा, मतलब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ठीक है। इसके अंतर्गत बैंक को पैसा कुछ अपने पास एक्स्ट्रा रखना होता था, ठीक है। डिपॉजिट बफर रखना पड़ता था ताकि इनके पास जब पैसे की मुश्किल वक्त में, मतलब पैसा की जब कमी हो, इनके पास नकदी की कमी हो, ध्यान रखिएगा, तो वह उस स्थिति में बिना रुके अपने खर्च और ग्राहक की मांग को पूरा कर सकें। कहने का मतलब क्या है कि LCR को एक टेक्निकली या शॉर्ट फॉर्म में समझो कि बैंक के पास हमेशा मुश्किल वक्त में पैसा होना चाहिए, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ठीक है। मतलब लिक्विडिटी को कवर करने के लिए, मतलब मार्केट में डिमांड जो आती है, कभी डिमांड ज़्यादा आ गई, कभी डिमांड कम आ गई, ठीक है। पैसा लोग कम जमा कर रहे हैं, निकाल ज़्यादा रहे हैं, तो उसमें एक दिक्कत आती है, ठीक है। जब पैसा कम आ रहा हो, निकाल ज़्यादा रहे हो, तो RBI ने इनको बोला है कि LCR के अंतर्गत अगर हम बात करें, एक LCR को एक बहुत ही आसान भाषा में समझें कि बैंक के पास हमेशा मुश्किल वक्त में पैसा होना चाहिए, LCR ये होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे LCR जो बैंकें, ध्यान रखिएगा, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो मेंटेन करती हैं, इसके अंतर्गत, ठीक है, जो ऑनलाइन निकासी होती है बैंक से, तो पैसा क्या होता है, उसमें कमी होती है बैंक के पास। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जो पैसे की कमी होती है उनके पास, वो जो है ना हो पाए, मतलब एक पर्याप्त मात्रा में उनके पास लिक्विडिटी भी हो और पैसा मार्केट में भी पर्याप्त मात्रा में जाए। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल LCR के अंतर्गत बैंक को अपने पास पर्याप्त मात्रा में पैसा रखना होता है, ठीक है। मतलब अब 2.5% ये ध्यान रखिएगा, इसको किया गया है, ठीक है, अलग रखना होगा रन ऑफ रेट के अंतर्गत, जो कि पहले लगभग, ध्यान रखिएगा, 5% था, जो कि RBI की ड्राफ्ट गाइडलाइन में बताया गया था। तो अभी इसको घटा के कितना कर दिया है, 2.5% कर दिया है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका जो नियम है, ध्यान रखिएगा, ये लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, ये लागू हो जाएगा, ठीक है।
कब से लागू हो जाएगा? 1 अप्रैल 2026 से इसको लागू कर दिया जाएगा। इसमें मेन पॉइंट क्या है? द 2.5% एडिशनल रन ऑफ फैक्टर अप्लाइज टू रिटेल डिपॉजिट लिंक टू IBM, ठीक, IMB, ठीक है। तो IMB का यहाँ पे मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, इसके अंतर्गत। एंड LCR विल बी लोअर देन प्रीवियसली प्रपोज्ड, इम्प्रूविंग लिक्विडिटी रेसिलियंस फॉर बैंक। ध्यान रखिएगा, जैसे हमने बोला कि ये पहले था, ध्यान रखिएगा, जो ड्राफ्ट गाइडलाइन थी 5%, अब घटा के कितना कर दिया गया है? 2.5%, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे, इसके बाद स्टेबल रिटेल डिपॉजिट विद IMB will have a 7.5% run off factor, while less stable deposit will have 12.5% run off factor, ठीक है। और यही बात की जा रही नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज, ट्रस्ट पार्टनरशिप्स, इन सब के लिए ध्यान रखिएगा, विल फेस 40% रन ऑफ रेट, डाउन फ्रॉम 100%, ठीक है। ये जो नियम है, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। एंड द चेंजेस आर एक्सपेक्टेड टू बूस्ट क्रेडिट ग्रोथ बाय द फ्रीइंग अप ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन फॉर लेंडिंग। देखो, ये अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जो यहाँ पे रन ऑफ फैक्टर के अंतर्गत, ठीक है, जो RBI ने LCR के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, जो छूट प्रदान करी है बैंकों को, उसका क्या उद्देश्य होगा? तो इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, क्रेडिट ग्रोथ, मार्केट में जो लेंडिंग कैपेबिलिटी है या लिक्विडिटी मार्केट में क्या होगी, वो बढ़ाएगी। अब कौन? RBI, ठीक है। मतलब बैंक अपने पास जो एक्स्ट्रा पैसा रखती थी, ठीक है, उसको अब कर दिया है कम, आप कम रखोगे, अब ज़्यादा मात्रा में पैसा जो है मार्केट में दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही लास्ट लाइन समझिएगा, जो कह रहा है, द चेंजेस आर एक्सपेक्टेड टू बूस्ट क्रेडिट ग्रोथ बाय द फ्रीइंग अप ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन फॉर लेंडिंग। इससे ध्यान रखिएगा लगभग 3 ट्रिलियन लेंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट निकल के आता है इसमें, ठीक है। एक तो LCR मेन पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, जो कितना कर दिया है एडिशनल रन ऑफ फैक्टर के अंतर्गत 2.5% जो किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जब घटेगा तो जाहिर सी बात है, बैंक को अपने पास पैसा कम रखना पड़ेगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, पैसा ज़्यादा मात्रा में वो लोन के रूप में बांट पाएगा, ठीक है। तो ये इसका मेन उद्देश्य होता है, संक्षिप्त और सरल भाषा में अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये हिंदी में भी है, अगर आप देखना चाहो तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा इसको पूरा, इसका, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट करके अपने सुझाव जरूर